नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे तो स्वस्थ होंगे। तो हम लोग डेली इस चैनल पर दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुत सारी बुकों का निचोड़ हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं और बहुत सारी बुकों के द्वारा ही जो जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। तो किरण पब्लिकेशन के द्वारा अभी कुछ दिनों में एक नए बुक को प्रकाशित किया गया है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एग्जाम में प्रश्न जो है अधिकतर बनेंगे, ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवाइज कीजिए और हम आप लोग को इस चैनल पर किरण पब्लिकेशन के बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट बने हैं प्रीवियस ईयर के और अभी जो है उसको मैं आप लोग को इस सारे जो वीडियो मिलेंगे आप लोग को मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल को उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता है। जो पेट्रोल से आग लग जाता है तो हम लोग वहां पे पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु मतलब हवा से संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना आप लोगों के पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आ गया दूसरा नंबर कि दूध क्या है। दूध क्या है? पायस है, निलंबन है, फेन है और जेल है। तो यहाँ पे देखेंगे दूध जो हो जाएगा एक प्रकार का पायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध जो है एक प्रकार का पायस है। ओके, आगे देखिए प्रश्न तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है। अस्थियों जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं, इसमें मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वह कौन सा है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और आप लोगों का कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो इस समय प्रैक्टिस है जितना करिए आप लोग। चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी ये क्या है? तो ये जो सामाजिक वानिकी है दोस्तों, ये सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना या उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, यही जो है एक प्रकार की सामाजिक वानिकी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। और पूछा जाता है या कहीं भी यह प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो यह जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है उस पर पौधे को उगाना और उसको अच्छी तरह से देखरेख करना, उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाना, वही सामाजिक वानिकी होता है। क्लियर? चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 नंबर जो प्रश्न आया है और यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे वायुमंडल में, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है, जीवित हैं, तो उसका जो एक दिशीय प्रवाह होता है वह किस चीज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है। तो वह जो है वह एनर्जी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो वह ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग एक यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहा है कि पेयजल में, मतलब पेयजल के मतलब होता है पीने वाले जल में, कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम पर लीटर mg पर लीटर में होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। जो हम लोग का पीने वाला जल है उसमें कॉपर की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। चलते हैं प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिति के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन ये जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। प्रश्न चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे।
यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो 8 है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। ओके, प्रश्न चलते हैं 9 पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9 है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ये जो यहाँ पे दिया है सिक्का का नाम दिया है और सिक्का के बाद दिया है संगीत के प्रति उनका प्रेम। ये इसमें से जो दिया गया है मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के और चोलों के, किसके प्रति दर्शाया जाता है इस प्रेम को, तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, गुप्तों के प्रति। किसके प्रति, गुप्तों के प्रति संगीत जो है संगीत का प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब निम्न में से किसने जीता था। अच्छा सा प्रश्न है ये, तो किसने जीता था, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे प्रश्न जो है 10 का पेंट्रा किटोवा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। पेंट्रा किटोवा जो है इनको विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब जो है इनको मिला था, इन्होंने जीता था, पेंट्रा किटोवा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है 11। कह रहा है प्रश्न कि योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तेंदुलकर समिति द्वारा, कौन सा समिति के द्वारा, तो तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाए गए सूत्र पर आधारित गरीबी रेखा जो है 2009 से 10 में घटकर कितनी रह गई थी। अच्छा सा प्रश्न है, तेंदुलकर समिति के द्वारा यह सुझाव पूछा जा रहा है। अच्छा सा प्रश्न है, कितना रह गया था, तो यहाँ पे अगर बात करें जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों इसके बारे में, तो 32% रह गया था। कितना रह गया था, तो 32% रह गया था। ठीक है, घटकर कितना रह गया था, 32% रह गया था। आगे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे जो 12 नंबर जो प्रश्न करा है कि ONGC, OIC, NTPC तथा SAIL के बाद जिस नवरत्न PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया वह कौन सा है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ONGC, OIC, NTPC और SAIL के बाद जिस नवरत्न को PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था कोल इंडिया LTD मतलब लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 13 जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व वाला जो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, किसने दर्जा दिया गया, किसने दर्जा दिया गया, तो दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार तो दिल्ली को जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दर्जा दिया गया है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 14 नंबर देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि 9 जून 2011 को भारत ने उड़ान का सफल परीक्षण किया था। अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा, तो पृथ्वी द्वितीय को उड़ाना गया था। कौन सा, पृथ्वी 2 को। ओके, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्नों को, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, किस तिथि को बना था, इसमें डेट को बताना है, तो उस डेट का नाम हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। चलते हैं प्रश्न देखिए 16 प्रश्न है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किराया को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को भी शामिल किया जाता है, अवितरित लाभ होता है इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन पेंशन जो दिया जाता है उसको शामिल इसके अंदर नहीं किया जाता है। तो नहीं ही पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 17 है कि कराधान जो है एक प्रकार का उपकरण है, किसका उपकरण है, तो राजकोषीय नीति का कराधान जो हो जाएगा ये राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। ओके, प्रश्न यहाँ पे जो 17 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 18।
18 प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ हो सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो सकता है। तो वैश्वीकरण का अगर अर्थ की बात करें तो ये जो वैश्वीकरण है ये घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को करता है। कहाँ पे? तो घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करता है, उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये प्रश्न हम लोग आते हैं 19 नंबर पर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो चेन्नई या मद्रास कह सकते हैं। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है? तो चेन्नई में हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 20 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। किससे? संघीय बजट से संबंधित है एक प्रस्ताव दिया गया है, उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो उस प्रस्ताव का नाम हो जाएगा कटौती। ध्यान रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संघीय बजट से संबंधित उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो कटौती हो जाएगा। ओके, प्रश्न चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे। अच्छा सा प्रश्न है, तो आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के जो हम लोग का जो भारत का संविधान है और इसके जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 23 है। 23 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का अधिकार है किसका? तो एक वैधिक अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधिक अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो 23 ऑप्शन जो है इसका हम लोग सी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। किस पर? तो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे 25 प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 26 प्रश्न देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे कितने राज्यों को मिलाकर। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल को तैयार किया था, तो 7 राज्यों को मिलाकर। कितने राज्यों को? तो 7 राज्यों को मिलाकर। प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 BC मतलब पहले हुआ था, 261 में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु हरगोविंद ने के। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद ने ये जो है अकाल तख्त के निर्माण किए थे। ओके, क्लियर हो रहे होंगे प्रश्न, और आपको साथ ही साथ मेरे साथ ये प्रश्न जो है आपको याद होते होंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 29 नंबर है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। रीजेंट कौन था? अच्छा सा प्रश्न है, तो बैरम खान था। कौन था उनका रीजेंट? तो बैरम खान था। आगे देखिए प्रश्न जो 30 नंबर है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ये जो थे नसरुद्दीन होना चाहिए, नसरुद्दीन जो है इनके प्रधानमंत्री थे। किसके? तो नसरुद्दीन के। आगे देखिए प्रश्न जो 31 नंबर है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो भूरा कोयला का अगर बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको? तो लिग्नाइट को। आगे देखिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। तो विक्रम देखिए पीछे के लेक्चर में हमने विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीका से बताए थे। तो त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है कि पर्ल सिटी किसे कहा जाता है। पर्ल सिटी अच्छा सा प्रश्न है। पर्ल सिटी टूटी कोरिन को कहा जाता है। किसको? टूटी कोरिन को कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 34 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, मतलब मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? तो ये सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। 35 नंबर प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये जो ग्रह का नाम हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। 36 देखिए प्रश्न, 36 प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो पत्ता को खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? तो पत्ता को खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम कहते हैं, इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो इसकी खेती के लिए जो सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण होते हैं, ये इसके लिए उपयुक्त खेती नहीं मानी जाती है। नहीं पूछा गया है तो इसलिए ये नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 38 प्रश्न है 38 की मधुमक्खी में पुंगधुप जिसको ड्रोन कहते हैं, ये होते हैं किस में होते हैं? जो पुंगधुप होते हैं नर में कि मादा में होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो जनन क्षम नर होते हैं उनके अंदर पुंगधुप ड्रोन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर जो प्रश्न है कि किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये दोस्तों। किस उत्तक के नख होता है, खुर होता है और सींग बने होते हैं? तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन। कौन सा उत्तक का? तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन, जिसका नख, खुर और सींग बने होते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके अंदर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। प्रश्न चलते हैं 41 प्रश्न है कि पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो जो XY होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जरूरी है? तो वह है XY है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 42 प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। और न्यूटन ने 3 नियम को प्रतिपादन किए थे। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब का गणना करना चाहते हैं तो उससे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो बात करेंगे, मात्रा पूछा गया है मतलब, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो जो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये इससे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 44 नंबर, यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 44 प्रश्न है कि शीतकाल में, जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो उसी को शीत ऋतु बोला जाता है या शीतकाल बोला जाता है। हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है? जैसे हैंडपंप हो गया जिससे हम लोग कल चलाते हैं, या कुछ भी चीज होता है जो पानी निकलता है जमीन के अंदर से, तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि शीत ऋतु में पानी उसका गर्म होता है? इसका मेन रीजन है दोस्तों कि पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर होता है वह वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में जो हैंडपंप होते हैं या कल हो गया उससे पानी गर्म निकलता है। समझ में आ गया? प्रश्न चलते हैं हम लोग 45 नंबर पे। 45 नंबर प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण उसका क्या हो सकता है? तो उसका अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी की वजह से पानी की जो टंकी है ऊपर से देखने पर उसके अंदर गहराई जो है कम दिखाई देता है। 46 नंबर प्रश्न है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो जो होते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, कर है कि सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया वह को क्या कहते हैं? अच्छा सा प्रश्न है। तो उस प्रक्रिया को दंत परिभाषा, जिसको डाटा डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, उसे दंत परिभाषा कहते हैं। ठीक है, और 48 प्रश्न है कि नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल्टार हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कोल्टार हो सकता है। तो 48 प्रश्न लिए थे आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे लगे होंगे आप लोगों को ये प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।